वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे एक ऐसी फैंटेसी कॉमेडी एडवेंचर मूवी जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसकी ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद देखने वाले हैं और देखने के बाद हम नहीं बल्कि आप करेंगे इसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। एक पावरफुल राज्य में दो राजकुमार हैं। राजगद्दी बड़े को मिलने वाली है लेकिन छोटे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए वो उसे कोई जादुई घोल पिला देता है जिससे कि वो एक जंगल में गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है और उसे कहां जाना है। ऐसे में बड़ा भाई कैसे सरवाइव करता है और क्या वो उस जंगल से निकल पाया, क्या उसकी याददाश्त वापस आ पाई, ये सब कुछ देखने को मिलेगा इस सुपर मूवी में जिसका नाम है क्राउन प्रिंस, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बाकी आपको पता है क्या करना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक बड़े राज्य के राजा को दिखाते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर। वो अपने दो बेटों को उनके परदादा की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुना रहा होता है। कहानी में वो कई तिलिस्माती बातें भी बताता है। यह है अलेक्जेंडर का बड़ा बेटा जो कि मूवी का हीरो है। इसका नाम है जॉन और उसके पास बैठकर ये जो सर खुजा रहा है ना, वो है अलेक्जेंडर का छोटा बेटा कार्ल। जॉन कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, पलक भी नहीं झपकाता। पर कार्ल तो इधर उधर देखकर ये सोच रहा होता है कि बस यार बाबूजी ने कहानी शुरू कर दी, अब पता नहीं दोपहर का खाना खाने के लिए छोड़ेंगे या फिर रात तक कहानी से पेट भरवाएंगे। और ये उल्लू की तरह आंखें फाड़कर कहानी सुन रहा है। ये भाई नहीं दुश्मन है मेरा। इसकी वजह से बताओ मुझे भी कहानी सुनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। तो एक बार बाहर आजा बेटा, देख लूंगा तुझे। और अब राजा की कहानी इनके परदादा के टाइम से होती है शुरू। 100 साल पहले इस राज्य में एक जादूगर आया और तुम्हारी परदादी को उठाकर लेकर गया। बिना रानी के राज्य तो चलने से रहा, तो उस जादूगर को मारकर अपनी पत्नी यानी तुम्हारी परदादी को छुड़ाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर निकले तुम्हारे परदादा। पर जादूगर को इसकी खबर हो गई और उसने आग के गोले छोड़कर पूरी सेना को बेहोश कर दिया। पर बेटो, तुम्हारे परदादा जी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपना कोई नुस्खा इस्तेमाल किया और उस जादूगर की जादुई छड़ी तोड़ डाली। फिर दादी को छुड़ा कर लेकर आ गए। कहा जाता है कि उसके बाद वो जादूगर एक जंगल के अंदर चला गया, जहाँ जाने के बाद लोग गायब हो जाते हैं वहीं पर ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी उसी जंगल में रहता है। अब जंगल में गायब होने का कॉन्सेप्ट जॉन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वो पूछता है कि वो जंगल होता कैसे है। यहाँ का तो मन ही मन चिढ़ रहा होता है कि यार ये भी कोई कहानी है क्या लुल्लू। जंगल में लोग खो सकते हैं, गायब कौन होता है भैया। ये भगवान मुझे बचा लो इन दो बेवकूफों से। अलेक्जेंडर बताता है कि बेटा उस जंगल को किसी ने नहीं देखा और जिसने देखा है वो जंगल के अंदर ही गायब हो गए। और हाँ, तुम्हारे परदादा उस जादूगर के कुछ मैजिकल घोल भी लेकर आए थे। उन्होंने उसे महल के अंडरग्राउंड में रखा हुआ है और तुम्हें बता दूं उसकी सुरक्षा के लिए ही एक सिपाही को वहां पर नियुक्त भी किया गया था। आज भी एक सिपाही उस सीक्रेट कमरे की रक्षा करता है। वैसे मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तुम भी अपने परदादा की तरह बिल्कुल वीर बनो। जॉन तो कहता है कि जरूर बाबूजी, मैं बहुत बड़ा वीर बनूंगा और अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। कार्ल तो कहता है कि अगर ये डरपोक दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकता है तो मैं तो इससे कुछ ज्यादा ही करूंगा ना। अलेक्जेंडर कहता है ठीक है, चलो बाहर देखते हैं तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जाते जाते कार्ल जॉन को धक्का दे जाता है। लगता है ये कार्ल जहर है, जहर दोस्तों। खैर, दोनों तलवार से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते बड़े भी हो जाते हैं। कार्ल की एक बात बताऊं आपको, हमेशा कोई ना कोई चीटिंग करके जॉन को हरा देता है। जॉन भी कहता रहता है कि तुम तो रूल्स फॉलो करते नहीं। कार्ल कहता है कि भाई, लड़ाई में कौन रूल्स को देखते हैं, कभी कभी छल कपट से भी तो जीतना पड़ता है। अपनी हार मान लो और जाओ अपने घाव पर दवा दारू शुरू कर दो। ये सब कुछ देखकर अलेक्जेंडर कहता है कि कार्ल देखो, ये सरासर गलत है। वो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, भविष्य में इस राज्य का राजा वही बनेगा और तुम होंगे उसके एडवाइजर, जैसे अभी तुम्हारी माँ मेरी एडवाइजर है। तभी उसकी माँ भी पूछती कि बेटा एडवाइजर बनकर तुम खुश तो हो ना। कार्ल यहाँ सोच लेता है कि वैसे आपने आज तक ऐसा कौन सा एडवाइस दिया है बाबूजी को, बताओ। बस नाम के एडवाइजर हैं आप तो, और मैं आपकी तरह बेकार की पोजीशन को लेकर ऐसे नहीं घूमूंगा। लगता है तुम सारे के सारे लोग पागल हो। ये सोचकर कार्ल वहां से चला जाता है। पर जॉन सोचता है कि शायद कार्ल को उसका राजा बनना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में अलेक्जेंडर जॉन से कहता है कि बेटा, हमें राज्य के लिए सोने के सिक्के तैयार करने हैं, उसकी देखरेख तुम कर लेना। तभी जॉन कहता है कि मैं भाई को भी साथ लेकर जाऊं क्या। माँ कहती कि नहीं बेटा, हमारी परंपरा के अनुसार राजगद्दी का हकदार ही ये काम करता है। हाँ, पर हमें खुशी है कि तुम हर चीज में अपने भाई को भी शामिल करना चाहते हो, बहुत बढ़िया। दूसरी ओर कार्ल अपने नौकर से कहता है कि जब इन लोगों को उसे ही राजा बनाना था तो मुझे पैदा क्यों किया इन्होंने। एडवाइजर के नाम पर मैं उसके पीछे लोटा लेकर नहीं घूमने वाला। अरे मेरी भी कोई इज्जत है, हमेशा बड़े भाई को क्यों राजा बनाया जाता है। देखना, मैं इस रूल को तोड़ के रहूंगा। और अब उसका नौकर जिसका नाम पकोस्टा है, वो मजे से लेग पीस खाते हुए उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि यहाँ मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है और तुझे लेग पीस खाने की पड़ी है। खैर, अब तुम ही कोई तरकीब बताओ मुझे। पकोस्टा कहता है कि अपने भाई पे हमला बोल दीजिए, अपने आप काम हो जाएगा। अब चुप हो जा, किसी ने सुन लिया तो दोनों को देश निकाला हो जाएगा।
तभी काल अपने परदादा की पेंटिंग देखता है और उसे याद आता है कि अंडरग्राउंड में परदादा ने मैजिकल घोल छुपाया हुआ है, पर मैंने सुना है कि वहाँ ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी कहाँ से मिलेगी। और जब पकोस्टा कहता है कि अरे मैं किस दिन काम आऊंगा मेरे काका, कहकर वो चाबियों का गुच्छा निकालता है। अरे ये क्या है? सच बताओ तुम मेरे नौकर हो या कोई खुफिया? बताओ मैं राजकुमार होकर भी अंडरग्राउंड की चाबियां मेरे पास नहीं है, और फिर तुम्हारे पास ये चाबी आई कैसे? अरे मालिक मुझ पर शक मत करो, मैंने आपका नमक खाया है और आपके लिए जान दे दूंगा मैं। असल में एक बात बताऊं आपको, मेरे परदादा थे ना जो, वो आपके परदादा के लिए चाबियां बनाया करते थे। उन सारी चाबियों के डुप्लीकेट्स हैं मेरे पास। काल कहता है कि बहुत बढ़िया, आज से तुम्हें नमक खाने की जरूरत नहीं है, पेट भर खाना खाया करो। कहकर वो चाबियां ले लेता है और दोनों अंडरग्राउंड में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़ा गार्ड उनको अंदर नहीं छोड़ता। तभी पकोस्टा उसको एक कीमती सिक्का घूस देता है तो वो उन्हें अंदर जाने दे देता है। 100 साल से जो सीक्रेट रूम बंद था उसे खोलकर ये दोनों जाते हैं अंदर। वहाँ कई मैजिकल घोल होते हैं। एक बॉटल पर लिखा होता है मेमोरी लॉस, यानी इसे पीने से मेमोरी खत्म। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इनको ये होती है कि ये 100 साल पुराना है, पता नहीं काम करेगा भी या नहीं। काल पकोस्टा को देखता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं मालिक, मुझ पर इसे टेस्ट मत करो, वैसे भी मैंने कईयों को उधार दे रखा है, अगर मेरी मेमोरी चली गई तो मैं उनसे वसूली कैसे करूंगा। और इस पर काल उस घोल को वाइन में मिलाकर गार्ड को पिलाता है कि भाई ये फॉरेन वाइन है। वो भी पी लेता है और नशे का परम आनंद उठाता है। उसे कोयल की कूक, फूलों की सुगंध, हवा का हल्का झोंका, ये सब महसूस होते हैं और वो खुश हो जाता है। वो काल से कहता है कि गुड मॉर्निंग और पूछता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। काल को यकीन हो जाता है कि ये घोल तो सच में काम करता है, तो वो गार्ड से कहता है कि तुम्हारा नाम बॉबी है और तुम यहाँ पर गार्ड हो। काल बड़ा खुश होता है कि आखिर बड़े भाई को रास्ते से हटाने की तरकीब मिल चुकी है मुझे। अगले दिन उसका बड़ा भाई जॉन घुड़सवारी करने निकल रहा होता है, तो काल कहता है कि मैं भी चलूंगा भाई तुम्हारे साथ। जॉन बड़ा खुश होता है और पूछता है कि तुम्हें मेरे राजगद्दी चुनने से कोई एतराज तो नहीं है ना। काल कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो भ्राताश्री, आप तो मेरे बाप समान हो, आप राजा बनोगे तो मुझे तो खुशी होगी ना, और वैसे भी राजकाज में मेरा मन लगता भी नहीं है, आप बन रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करके वो जॉन के साथ चला जाता है। उसके पीछे उनके नौकर जाते हैं। जॉन पूछता है कि वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। काल कहता है कि अरे भाई हम उस मैजिकल जंगल के अंदर जाने वाले हैं, वैसे मुझे इन बातों पर विश्वास तो नहीं है, पर अगर आपको डर लगता है तो हाँ नहीं जाएंगे। जॉन भी कहता है कि अरे किस बात का डर, मैं तो जरूर जाऊंगा। और अब दोनों उस मैजिकल जंगल की ओर जाने लग जाते हैं, जिसके अंदर जाने से लोग होते हैं गायब। आसमान में बादल अजीब तरह से उमड़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उसकी परवाह न करते हुए जंगल के पास आ जाते हैं। जॉन कहता है कि देख मैं जंगल में जाकर देखता हूँ, तू बाद में आना, और तब तक ये घोड़ों का यहाँ पर ख्याल रखना। काल भी अंदर ही अंदर सोचता है कि तू जा तो यार, पहले मैं दुआ करूंगा कि तू लौटे ही ना, जंगल में गायब हो जाए। लेकिन दोस्तों जाने से पहले वो जॉन को मेमोरी लॉस वाला घोल पिला देता है और कहता है कि बड़ा टेस्टी वाइन है, तुम एक घूंट पीकर जाओ भाई। जॉन बिना कुछ पूछे उसको पी लेता है और तुरंत किसी खूबसूरत दुनिया में चला जाता है, जहाँ कोयल कूक रही है, फूल महक रहे हैं और हवा का हल्का झोंका चल रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोकर वो काल से कहता है कि गुड मॉर्निंग, मतलब दोस्तों घोल काम कर रहा है। फिर भी काल जॉन को टेस्ट करने के लिए पूछता है कि तुम कौन हो। जॉन कहता है कि हाँ वैसे मैं हूँ कौन। काल कहता है कि वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम जंगल में रहते हो और राज्य की सैर करने आए थे यहाँ पर। अब जाओ, जंगल में तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार करते होंगे। जॉन उसे वाइन बोतल लौटाता है तो काल कहता है कि अरे तुम्हारा है, तुम रख लो। जॉन का फुल मेमोरी लॉस हो चुका है और वो काल का शुक्रिया अदा करके जंगल के अंदर चला जाता है। तभी जो जॉन का नौकर था ना, वो घबरा जाता है कि अरे तुम लोगों ने मेरे मालिक को कहाँ भेज दिया। वो भी जॉन के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। तभी कुछ दूर पर अचानक उसके पैरों को पेड़ों की जड़ें अकड़ लेती है और देखते देखते उसके हाथ पैर से टहनियां और पत्ते निकलने लग जाते हैं। वो डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन जल्द ही वो एक पेड़ बन जाता है और ये देखकर ये बाकी लोग वहां से घबरा कर भाग जाते हैं। काल भी राज्य में लौट आता है और अपनी आंखों पर पानी डालकर रोने का ड्रामा करता है। वो अपने पेरेंट्स को एक्टिंग करता है कि पता है मैंने भाई को बहुत मना किया, लेकिन उससे मेरी एक नहीं सुनी, वो उस मैजिकल जंगल में जाकर गायब हो गया। अलेक्जेंडर तो उसको डांटता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं, गधे कहीं के। काल सोचता है कि गलती उसकी हो तब भी यह आदमी मुझे डांटता है, उसे डांटते तो इस बूढ़े की जीभ अटक जाती है, और अब मेरा तगड़ा परफॉर्मेंस देखो। ये सोचकर वो अलेक्जेंडर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अपनी गलती मैं खुद सुधारूंगा, मैं अभी जंगल जाकर जॉन को ढूंढ लेकर आता हूँ। तब अलेक्जेंडर उसको और डांटता है कि अरे तुम भी गायब हो गए तो ये राज्य लावारिस हो जाएगा बेवकूफ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। यहाँ जंगल में जॉन कुछ दूर पर एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पैर बंधे हुए हैं, फिर भी वो पेड़ पौधों को पानी डाल रहा होता है। वो एक छोटे से पौधे को पानी देता है तो जॉन कहता है गुड मॉर्निंग दादा। जॉन को देखकर दादा कंफ्यूज लगता है, क्योंकि इस जंगल में जो भी आता है वो पेड़ बन जाता है।
पर लगता है मेमोरी लॉस घोल पीने की वजह से जॉन पेड़ नहीं बना। तब एक छोटे से घर के अंदर से एक आदमी आता है जिसका मुंह दाढ़ी से ढका हुआ है। शायद यही वो जादूगर है जो 100 साल पहले जंगल में छुप गया था। वो पूछता है कि तुम पेड़ क्यों नहीं बने। जॉन की कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब मुझे पेड़ पेड़ क्यों पूछ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पिछले 100 सालों में जो भी इस जंगल में आया उन सबको जादूगर ने पेड़ बना दिया। इसीलिए बाहर वालों को लगता है कि इस जंगल में लोग गायब हो जाते हैं। तब जादूगर बताता है कि मैं इंसानों से छुपकर इस जंगल में रह रहा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? जॉन कहता है यही तो मुझे याद नहीं है। जादूगर उसके सर पर हाथ रखकर स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि इसका दिमाग तो एकदम खाली है, एक भी मेमोरी नहीं बची है इसके अंदर। वो कहता है ठीक है, तुम उस दिशा में जाओ, अपने घर पहुंच जाओगे। जॉन उसको थैंक करके उस दिशा में जाता है। जादूगर कहता है कि जाओ जाओ, वहां ड्रैगन तुम्हारा काम तमाम कर देगा। इस जंगल में एक भी इंसान नहीं होना चाहिए। इसी बीच अचानक घर के अंदर से धुआं आता है तो जादूगर अंदर भागता है। तभी दादा जॉन को बुलाकर उसको एक लकड़ी देकर कहता है कि बेटा ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे अपने साथ ही रखना। जॉन भी उसको लेकर चला जाता है। फिर जादूगर बाहर आता है और एक पेड़ की लंबाई नापता है। फिर वो कहता है कि ये पेड़ बस थोड़ा और बड़ा हो जाए मेरा काम बन जाएगा। ये कैसा पेड़ है और जादूगर का इरादा क्या है ये तो आगे जाकर पता चलेगा दोस्तों। जॉन उसी दिशा में चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि रात हो चुकी थी। तब दादा की दी हुई लकड़ी चमकने लग जाती है। अगले दिन वो दूसरे राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट पर पहुंचता है। वहाँ एक आदमी चेक पोस्ट को पेंट कर रहा होता है और हैरान रह जाता है कि ये कौन है और यहाँ कैसे आया। जॉन फिर एक तालाब के पास पहुंचता है जहाँ पर एक आदमी जोर से रो रहा होता है। जॉन पूछता है आपको परेशानी क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम मीटर है। वहाँ जो लड़की दिख रही है वो मेरी परेशानी की वजह है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन तब मेरे घर में आग लग गई और पूरा घर जल गया और अब मुझे बेघर से शादी नहीं करना चाहती। जॉन कहता है कि तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे घर से प्यार करती थी। शुक्र करो तुम बच गए, वरना शादी के बाद घर जल गया होता तो तुम तो बर्बाद हो जाते ना। मीटर भी कहता है हाँ तुम ठीक कहते हो, वैसे अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। ये कहकर वो पानी में कूदने जाता है। जॉन कहता है कि अरे इतनी टेंशन क्यों लेते हो, येलो वाइन बहुत ही टेस्टी है। भाई इसको पीने से तो अच्छा होता है कि जॉन उस बेचारे को मरने देता। तो यहाँ मीटर वाइन पीकर जॉन से कहता है कि गुड मॉर्निंग, यानी वो सब कुछ भूल चुका है दोस्तों और अब तो उसका चेहरा भी चमकने लगता है। जॉन कहता है कि अरे बताओ मीटर कैसा लग रहा है तुमको? पूछता है मीटर ये कौन है? जॉन समझ नहीं पाता कि ये अपना नाम कैसे भूल गया अभी के अभी। कहीं ये सब भूल इस वाइन की वजह से तो नहीं हो रही। फिर वो वाइन को एक बूंद टेस्ट करता है और पिछली सारी बातें भूल जाता है। फिर वो भी मीटर को गुड मॉर्निंग कहता है और अब मीटर कंफ्यूज हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। दूसरी ओर काल और पकोस्टा डोला नाम की एक औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं यहाँ रहने की कोई जगह मिलेगी क्या? वो कहती है बिल्कुल मिलेगी। तो वो काल को एक कमरा दिखाती है और उसके सामने तरह तरह के पकवान रखती है। इस दावत पर हाथ मारने से पहले वो अपने पेरेंट्स के लिए एक लेटर लिखवाता है कि मैं बड़े भाई को ढूंढते हुए जंगल के बीच एक गुफा में फंस गया हूँ जहाँ ना हवा आती है और ना ठीक से रोशनी। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपके बड़े बेटे को आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। आपका प्यारा छोटा बेटा काल। आगे वो कहता है कि अब राजगद्दी मेरी होकर रहेगी, तुम देखते रहना। और ये पकोस्टा जो लेटर लिख रहा था वो ये सब कुछ भी लेटर में लिख देता है। काल बौखला जाता है कि तुम्हारे सर में दिमाग है या गोबर? वो सब कुछ लिखोगे तो राजगद्दी क्या रद्दी भी नहीं मिलेगी मुझे, काटो उसको। तब पकोस्टा उस लाइन को काट देता है। यहाँ जॉन और मीटर एक मार्केट में जाकर चीजें देख रहे होते हैं। जॉन एक तलवार उठाकर देख रहा होता है कि अचानक वहाँ बैंड बाजे के साथ कई गार्ड्स आते हैं और उनके बीच एक गाड़ी आती है जिसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है, पर उसके चेहरे पर ना उदासी छाई होती है। लेकिन यहाँ जॉन को तो लव एट फर्स्ट साइट होना ही था। वो मीटर से पूछता है कि यार ये लड़की है कौन? मीटर कहता है कि अरे मैं खुद को नहीं पहचानता, इसको क्या खाक पहचानूंगा। फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ काल ठहरा हुआ है। वहाँ डोला इन्हें खाना ला कर देती है। जॉन पूछता है कि मैंने इस राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी थी, बैंड बाजा बज रहा था लेकिन वो बड़ी उदास दिख रही थी। डोला बताती है कि वो हमारे राज्य की राजकुमारी है, उसका नाम है विक्टोरिया और वो हमारे राज्य को बचाने के लिए ही अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने जा रही है। जंगल के अंदर एक गुफा है जिसमें एक ड्रैगन रहता है, उसे विक्टोरिया से प्यार हो गया है और उसने हमें धमकाया भी है कि अगर विक्टोरिया उसकी गुफा में नहीं जाएगी तो वो हमारे राज्य को जलाकर राख कर देगा और हम सबको बचाने के लिए ही विक्टोरिया अपनी कुर्बानी देने जा रही है, इसीलिए वो बड़ी उदास है। वो विक्टोरिया की एक पेंटिंग भी दिखाती है जिससे जॉन बहुत देर तक देखता है। इसी बीच ऊपर से पकोस्टा आ जाता है और डोला से कहता है कि मेरे मालिक का खाना ऊपर भिजवा दो और वो भी जल्दी, क्योंकि इंतजार करना मेरे मालिक को अच्छा नहीं लगता। डोला तो उसको डांट लगा देती है कि ज्यादा अकड़ोगे तो गर्म पानी मुंह पे फेंक कर मारूंगी, समझे? भागो ऊपर।
खाना वहां पर आ जाएगा अपने आप। और अभी क्योंकि जॉन उस तरफ मुड़कर खड़ा होता है तो पकोस्टा उसका चेहरा नहीं देख पाता। डोला मीटर को बताती है कि ये ऊपर जो लोग ठहरे ना, दो पता नहीं कहाँ से अटक गए, हर वक्त खाते रहते हैं, बस पैसे देते हैं तो क्या हुआ, अरे मैं इनकी कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ। मीटर कहता है कि पैसों से याद आया, वैसे हमने जो खाना खाया उसके पैसे देने हैं या फिर नहीं, लेकिन हमारे पास तो देने के लिए है भी नहीं कुछ। और एक काम करते हैं ना, पैसे देने के बजाय मैं आपके सारे बर्तन धो सकता हूँ। कहकर वो डोला का हाथ टच करता है तो इनके बीच थोड़ा प्यार हो जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर वेटर का काम कर सकते हो, और मीटर खुशी से मान जाता है। तब जॉन कहता है कि मुझे एक तलवार चाहिए, मैं उस ड्रैगन से विक्टोरिया को बचाऊंगा। डोला कहते हैं कि हमारे राजा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तुम उस गुफा के पास जाओगे तो ड्रैगन को पता चल जाएगा और वो तुरंत तुम्हें मार डालेगा। पर जॉन कहता नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, मैं विक्टोरिया को जरूर बचाऊंगा, देख लेना तुम। फिर वो मीटर से विदा लेकर निकल रहा होता है तो ऊपर की खिड़की खुलती है और काल बाहर झांकता है। ओह अच्छा हुआ उसने जॉन को नहीं देखा। दूसरी ओर विक्टोरिया को जंगल की उस अंधेरी गुफा में हाथ वगैरह बांध कर छोड़ दिया जाता है। बेचारी बहुत डरी हुई होती है। तब जॉन एक मशाल लिए गुफा में घुसता है। उसके पैरों पर कोई चिपचिपा पदार्थ चिपका होता है, शायद ड्रैगन का गोबर है। उसकी आहट सुनकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है। जॉन तभी अचानक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है तो विक्टोरिया की धड़कन रुक जाती है। वो डांटती है कि मुझे डराने आए थे क्या, तुम हो कौन? जॉन कहता है कि वो तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। अरे तुम पागल मत बनो, अगर तुम मुझे यहाँ से लेकर गए तो वो पावरफुल ड्रैगन हमारे लोगों को, मतलब पूरे राज्य को खा लेगा और तुम्हारी जान जाएगी वो अलग। तुम एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और तभी वहां पर ड्रैगन की आहट होती है जो कि बिल्कुल बादलों के गरजने की आवाज जैसी लगती है। जॉन इसी बीच विक्टोरिया की रस्सी खोल देता है और कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो विक्टोरिया को दूसरी ओर लेकर आता है। इसी बीच ड्रैगन और पास आ जाता है और वाकई में बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिखता है। उसकी धुआंधार एंट्री से जॉन नहीं डरता, उसके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है बल्कि। लेकिन ड्रैगन तो जॉन को उठाकर गुफा की दीवारों पर पटक देता है। इसी बीच जॉन विक्टोरिया को इशारा करता है कि यहाँ मत आओ, दूर जाओ। और अब ड्रैगन के मुंह से आग के गोले चलने लग जाते हैं। विक्टोरिया चिल्ला देती है तो ड्रैगन उसकी ओर मुड़ता है। यहाँ जॉन निहत्था ही ड्रैगन से मुकाबला करने की कोशिश करता है। विक्टोरिया पूछती है क्या तुम्हें फाइटिंग आती है? जॉन थोड़ा सोचकर कहता है कि फाइटिंग तो नहीं आती, पर मैं तुम्हें बचाऊंगा जरूर। और तब दादा की दी हुई वो लकड़ी चमकने लगती है। जॉन उसे निकालकर ड्रैगन को दिखाता है जो कि ड्रैगन के पेट में रिफ्लेक्ट करता है। और अब ड्रैगन डर कर एकदम पीछे हट जाता है। पता नहीं क्या शक्ति है इसमें। जॉन की भी कुछ समझ में नहीं आता और वो उस लकड़ी को ड्रैगन पर फेंक कर भाग जाता है। तब जाकर ड्रैगन को तसल्ली होती है और वो विक्टोरिया की ओर मुड़ता है। लेकिन असल में जॉन भागा नहीं था, वो ड्रैगन के साइड में जाकर अपनी तलवार से उसका सर काट देता है। और इस तरह हो जाता है ड्रैगन का दी एंड। विक्टोरिया खुशी के मारे जॉन को गले लगा लेती है और कहती है तुम सच में शूरवीर हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जॉन कहता है नाम वो तो मुझे याद नहीं। फिर दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और रास्ते भर इनकी बातें चलती रहती है। विक्टोरिया पूछती है क्या तुम किसी ऊंची जगह से गिरकर आए थे या फिर किसी ने तुमको जहर दे दिया था? तुम्हारी मेमोरी लॉस कैसे हुई? जॉन कहता है कि वही तो याद नहीं है मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जैकी बुलाऊंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं ड्रैगन से बच गई। तुम सच में बड़े वीर हो जैकी। क्या तुम्हें राजा बनना है? जॉन कहता है नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक तो नहीं है। और तभी विक्टोरिया कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो इस राज्य के राजा बन जाओगे। विक्टोरिया भी जॉन से प्यार करने लगी है। वो कहती है कि हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट होता है, उसमें तुम जीत गए तो मुझसे शादी कर पाओगे। ये कहकर वो जॉन को किस करती है। दूसरी ओर काल अपने और पकोस्टा के ऊपर कीचड़ लगाकर राजा और रानी के आगे नौटंकी करता है कि हमने जॉन को पहाड़, नदी, गुफा, जंगल हर जगह ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं। पर अलेक्जेंडर कहता है कि ऐसा मत कहो, मुझे विश्वास है कि वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा होगा और एक दिन लौट कर आएगा। बेटा एक काम करो, तुम अपनी कोशिश छोड़ दो, मैं अपनी सेना को भेजकर उसे ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि राजगद्दी पर तो वही बैठेगा। काल तो मायूस हो जाता है और खुद में सोचता है कि बाबूजी ने मेरा सारा प्लान ठप कर दिया। दूसरी ओर विक्टोरिया और जॉन एक जगह पर बैठे होते हैं। दोस्तों विक्टोरिया तो जॉन को जैकी कह रही है, लेकिन हम जॉन ही कहेंगे, ओके, कंफ्यूज मत होना। अब विक्टोरिया को प्यास लगी है तो जॉन उसे अपना वही मेमोरी लॉस वाला वाइन दे देता है। पता नहीं कितनों की मेमोरी लॉस होगी, यही सोच रहे हैं ना? पर नहीं, विक्टोरिया उसको पीने वाली होती है लेकिन पीती नहीं। वो कहती है कि देखो प्यास तो पानी से ही बुझेगी। जॉन भी वाइन वापस लेकर उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन बॉटल में पड़ा थोड़ा वाइन वो खुद पी लेता है और अब वो फिर से सब कुछ भूल जाता है। मतलब वो विक्टोरिया को भी भूल जाता है। दादा की दी हुई लकड़ी को भी फेंक कर वो दूसरी दिशा में चला जाता है। रास्ते में एक गैंग बैठा होता है। जॉन से बात करके वो समझ जाते हैं कि इसे अपने बारे में कुछ याद नहीं है, तो दोस्तों वो इसका फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो मुनाफे का 10% देंगे तुम्हें। जॉन भी मान जाता है। तो वो जॉन को उसी का मिसिंग पोस्टर दिखाकर कहते हैं कि ये पास के राजा का राजकुमार है, इसका नाम है जॉन, क्या तुम इसको जानते हो? इसे ढूंढ कर लाने वाले को ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। जॉन अपनी तस्वीर देखकर उसे पहचान नहीं पाता और ये लोग भी नहीं पहचानते कि यही पोस्टर वाला राजकुमार है। दूसरी ओर विक्टोरिया बहुत देर जॉन का इंतजार करते हुए उसको ढूंढने निकल जाती है।
वो उस लकड़ी को देखती है जिसे जॉन ने फेंक दिया था। रात को वो लकड़ी चमकने लगती है तो विक्टोरिया को पता चल जाता है कि ये कोई जादुई लकड़ी है, इसमें कुछ शक्ति जरूर है। यहाँ जॉन उस गैंग के साथ जा रहा होता है। उनका लीडर बताता है कि इस राज्य की राजकुमारी से एक ड्रैगन को प्यार हो गया था और राजा के एक आदमी उसे गुफा में छोड़ आए, पर न जाने कहां से एक शूरवीर आया और उस खतरनाक ड्रैगन का सर काट कर उसने राजकुमारी को बचा लिया। अब क्योंकि जॉन तो सब कुछ भूल चुका है तो वो भी कहता है कि वाह, वो सच में बहुत ही हिम्मत वाला होगा। यहाँ विक्टोरिया राजमहल में वापस आती है। इस खुशी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। विक्टोरिया अपने पेरेंट्स को जॉन के बारे में बताती है तो वो कहते हैं कि अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो टूर्नामेंट में जरूर आएगा और जीतेगा भी। दूसरी ओर जॉन और उसके साथी उसी मैजिकल जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनके घोड़े वहां से डरकर भाग जाते हैं। जॉन फिर एक बार फिर जादूगर के घर के पास चला जाता है। उसको देखकर दादा बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, बेटा तुम आ गए। अब जॉन यहाँ पर थोड़ा खुश होता है कि आप मुझे जानते हैं क्या, प्लीज बताइए ना मैं कौन हूँ। जादूगर तो फिर से हैरान हो जाता है कि ये ड्रैगन से जिंदा कैसे बच गया। वो फिर से जॉन के सर पर हाथ रखकर उसके दिमाग को स्कैन करता है तो पता चलता है कि अभी भी इसका दिमाग एकदम खाली है, इसकी कोई मेमोरीज नहीं है। जॉन पूछता है कि मैं इस राज्य के राजकुमार जॉन को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने कहीं उसको देखा है? जादूगर का तो सर चकराने लग जाता है कि इस गधे को खुद के बारे में कुछ याद ही नहीं है और ये चला राजकुमार को ढूंढने जो कि ये खुद है। तब वो जॉन के हाथ पर लगा चोट देखता है, उस पर बंधी हुई पट्टी उतार लेता है। वो कहता है कि ठीक है, इस कपड़े के जरिए ही कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी ओर काल जॉन के पोस्टर पर तीर चलाकर बड़ा खुश हो रहा होता है। तब पोकोस्टा उसे पास के राज्य में होने वाले टूर्नामेंट का दिखाता है पोस्टर। काल बड़ा खुश हो जाता है कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो जरूर वो राजा अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा, फिर मैं 2 रानियों का राजा बन जाऊंगा। वो अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो चेतावनी देते हैं कि उस टूर्नामेंट में जीतना उतना आसान नहीं है, बेटा कहीं लेने के देने न पड़ जाए। पर काल उस मैजिकल घोल के भरोसे बैठा हुआ है कि उसकी मदद से मैं कोई भी टूर्नामेंट जीत सकता हूँ। यहाँ जादूगर जॉन के हाथ पर बंधे उस कपड़े को एक मैजिकल मिरर में दिखाकर ये पूछता है कि ये किसका कपड़ा है। उसमें विक्टोरिया की तस्वीर दिखती है। असल में ये उसी का रुमाल है जो उसने जॉन के घाव पर बांधा था। और विक्टोरिया को देखकर जैसे जॉन को पहली बार हुआ था ना, उसी तरह इस बार भी पहली नजर में पहला प्यार हो जाता है। जॉन पूछता है कि ये लड़की रो क्यों रही है। जादूगर बताता है कि तुम्हें पता है ये एक राजकुमारी है और इसे किसी ने ड्रैगन से बचाया था, तो अब उसके पिता ने आज एक टूर्नामेंट रखा हुआ है। अगर तुम वो टूर्नामेंट जीत गए तो राजकुमारी की शादी तुमसे हो जाएगी। जॉन भी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो अच्छी लगने लग गई थी। फिर जादूगर उसको एक बेकार सा टूटा फूटा प्रोटेक्टिव सूट देता है। जादूगर सोच लेता है कि वैसे भी इसने टूर्नामेंट में मरना ही है तो फिर ये सूट काफी है इसके लिए, बस ये दोबारा जंगल में लौट करना आ जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जॉन भी टूर्नामेंट वेन्यू की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर त्योहार सा माहौल होता है, बिल्कुल हर तरफ गाना वगैरह बजता है, चीयर गर्ल्स भी होती हैं। काल को देखकर विक्टोरिया का पिता यानी इस राज्य का राजा पूछता है कि बेटा काल कैसे हो तुम, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? कहता है कि सब बढ़िया है। तो रानी पूछती है कि तुम्हारे भाई का कुछ पता चला बेटा काल? काल तो मुंह लटकाकर कहता है कि नहीं माता रानी, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर वो विक्टोरिया को देखकर कहता है कि ये टूर्नामेंट तो मैं ही जीतूंगा, देखना तुम, फिर तुम मेरी हो जाओगी। काल को वहाँ पर एक बढ़िया सा कमरा दिया जाता है। वहाँ जाकर वो अपना मैजिकल घोल खोल कर पीने वाला होता है, लेकिन बड़ा बदबूदार होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी क्यों रहा है। दरअसल दोस्तों ये दूसरा घोल है, इससे शायद मेमोरी लॉस नहीं होती, कुछ और होता है। तभी वो बोतल पर लिखा हुआ नोट पढ़ता है कि ये पीने की चीजें नहीं है, इसे किसी चीज पर लगाओगे तो वो चीज बहुत पावरफुल बन जाएगी। तब वो उस घोल को अपने बर्छे पर लगाने का फैसला करता है और घोल लगाते बर्छे में जैसी कोई शक्ति आ गई थी। अब वेन्यू में स्टेज पर राजा, रानी और विक्टोरिया बैठी होती हैं और कंटेस्टेंट्स ग्राउंड में आने लगते हैं। विक्टोरिया की आंखें बड़ी बेसब्री से जॉन को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वो आता नहीं। वो उदास होकर बैठी होती है। जॉन यहाँ सूट वूट पहनकर वेन्यू की ओर आ रहा होता है तो रास्ते में मेटर उसको देख लेता है। वो डोला को बताता है कि ये जरूर मेरा दोस्त है क्योंकि इसके पास मेरी तलवार है। फिर वो भी जॉन के पीछे जाता है और टूर्नामेंट वेन्यू पर पहुंच जाता है। टूर्नामेंट के जजेस उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इसका तो जॉन के पास कोई जवाब नहीं है, तो वो वहाँ पर पड़े हुए एक बेंच को देखता है और कहता है कि मेरा नाम बेंच है और मैं एक सोल्जर हूँ। जजेस तो हंसकर कहते हैं कि तुम कैसे सोल्जर हो जिसके पास ढंग का सूट भी नहीं है। खैर अब आ गए हो तो टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही लो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे साथ आया कौन है। और तभी मीटर आ जाता है और कहता है कि इसके साथ मैं आया हूँ, इसका दोस्त। जॉन भी सोच में पड़ जाता है कि ये है कौन जो खुद को मेरा दोस्त बता रहा है। तब वो सामने वाला पूछता है कि तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ मिले थे। मीटर कहता है कि हम पहली बार एक तालाब के पास मिले थे, उसके अलावा तो मुझे कुछ याद नहीं है। और यहाँ फर्स्ट राउंड में काल दूसरे वीर के साथ लड़ता है, लेकिन उसने अपने बर्छे पर जो घोल लगाया था उससे बर्छे में शक्ति आ गई थी और वो अपने अपोनेंट को आसानी से गिरा देता है। फिर वो विक्टोरिया को फ्लाइंग किस भी देता है कि देखा तुम्हारे होने वाले पति का कमाल। विक्टोरिया को तो उससे चिढ़न होती है। फिर वो बेंच को बुलाते हैं। जॉन टुकुर टुकुर देखकर बैठा होता है। मीटर कहता है कि यार तुम्हारा नाम है बेंच, तुझे तो बुला रहे हैं।
जॉन भी फिर अपना सूट और मास्क वगैरह पहनकर ग्राउंड में जाता है और वो लड़ने के लिए भागता है तो उसका सूट एक एक करके नीचे गिर जाता है और ये देखकर वहां पर सभी की हंसी छूट जाती है। लेकिन क्या है ना, जॉन उसकी परवाह नहीं करता और अपने अपोनेंट को आसानी से गिरा देता है। मीटर उसे खूब चेयर करता है तो जॉन को लगता है कि ओहो, शायद मैं एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर हूँ। सेकेंड राउंड में भी काल अपने अपोनेंट को उसकी नानी याद दिला देता है, मतलब उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। जॉन भी अपने अगले अपोनेंट को मार गिराता है। पर ये सारी चीज देखकर विक्टोरिया बड़ी परेशान हो जाती है कि अब तो काल जीतने वाला है और मैं किसी भी हाल में इससे शादी नहीं करूंगी। पर राजा कहता है कि वो नहीं जीतेगा क्योंकि फाइनल्स में उसकी टक्कर बेंच नाम के सोल्जर से होने वाली है जो उससे भी ज्यादा ताकतवर मालूम होता है। विक्टोरिया इस पर थोड़ी शांत हो जाती है। काल तो मन ही मन जश्न मना रहा होता है कि बस आगे के 2 राउंड भी मैं ही जीतूंगा और फिर विक्टोरिया और उसके बाप का राज्य मेरा हो जाएगा। अचानक जॉन को अपने पास बैठा देखकर काल की आंखें बड़ी हो जाती है। इतने में मीटर जॉन को अगले राउंड के लिए लेकर जाता है जहां पर जॉन हमेशा की तरह अपने अपोनेंट को हरा देता है और इस बार वो विक्टोरिया को देखकर हाथ हिलाता है। पर क्योंकि जॉन ने मास्क पहना हुआ था तो विक्टोरिया को लगता है कि ये बेंच होगा, बेंच नाम का सोल्जर। तो वो तो राजा पर गुस्सा करती है कि काल नहीं जीता तो ये बेंच जीतेगा और आप मेरी शादी इस बेंच से करा दोगे, है ना? एकदम घटिया लॉजिक है आपका। लेकिन तभी जॉन अपना मास्क उतारता है तो उसे देखकर विक्टोरिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि यही तो है मेरा सुरक्षा कवच जिसने मुझे ड्रैगन से बचाया था, मैं तो इसी से शादी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर होती एक मीटिंग जिसमें जॉन बताता है मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मैंने कब किस ड्रैगन को मारा था। विक्टोरिया तुरंत उसके हाथ में बंधा हुआ रुमाल दिखाकर कहती है जब ये ड्रैगन से लड़ रहा था तो इसे चोट लगी थी और मैंने अपना रुमाल इसके घाव पर बांधा था। जॉन कहता है वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। ये कहकर वो विक्टोरिया को गले लगाने वाला होता है कि कबाब में हड्डी बनकर काल बीच में आ जाता है। वो राजा से कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है योर ऑनर, आपकी शर्त ये थी कि जो टूर्नामेंट जीतेगा वो आपका दामाद बनेगा, लेकिन अब किसी अरे गहरे को लाकर उसे अपनी बेटी का हाथ देना चाहते हैं आप। वो जॉन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो तुम और ड्रैगन को तुमने कैसे मारा। लेकिन जॉन को तो कुछ याद ही नहीं है। काल कहता है कि एक बात बताइए राजा जी, आप ऐसे भुलक्कड़ आदमी को अपनी बेटी देना चाहते हैं। राजा तो गुस्से में फिर ऐलान कर देता है कि टूर्नामेंट में जो जीतेगा उसी से मेरी बेटी की होगी शादी। अगले सीन में विक्टोरिया जॉन से पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम मेरे लिए पानी लेने के लिए गए थे और लौटे नहीं, जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। तभी बकोटा काल का पर्चा लेकर जा रहा होता है। विक्टोरिया को शक होता है कि ये पर्चा अपने साथ क्यों लेकर जा रहा है, तो वो पकोस्टा का पीछा करके काल के कमरे में पहुंचती है और उस मैजिकल खोल को देख रही होती है। अचानक किसी की आहट सुनकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी पकोस्टा और काल अंदर आते हैं। काल कहता है कि मैंने कितनी मुश्किल से अपने भाई जॉन को मैजिकल घोल पिलाकर उसकी मेमोरी लॉस करवाई थी, उसे जंगल में भेजा था, लेकिन वो तो पेड़ बनने के बजाय वापस आ गया और यहाँ बेंच नाम के नाम से मेरी जान खा रहा है। और तो और विक्टोरिया कह रही थी कि उसने ड्रैगन को भी मार डाला था, पर फिलहाल डरने की बात नहीं है क्योंकि वैसे भी जॉन को कुछ याद तो है नहीं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उनके जाने के बाद विक्टोरिया तुरंत जाकर राजा को काल की असलियत बता देती है और मैजिकल घोल भी दिखाती है। पर राजा कहता है कि बेटा तुम्हें काल पसंद नहीं है, इसलिए तुम उस पर खामखा इल्जाम लगा रही हो। वो घोल को सूंघता है तो उसकी बदबू राजा से बर्दाश्त नहीं होती और वो बोतल को फेंक देता है जो कि स्टेज के नीचे गिरकर टूट जाता है। विक्टोरिया डांटती है कि आप कैसे राजा हो, सबूत को चकनाचूर कर दिया आपने। इसी बीच सारे राउंड्स खत्म हो जाते हैं और फाइनल में जॉन और काल की होगी टक्कर। विक्टोरिया जॉन को एक ढाल ला कर देती है। काल कहता है कि ओहो ये रूल्स के अगेंस्ट है, सिर्फ उसे ढाल क्यों दी जा रही है बताओ। राजा कहता है कि इसमें गलती क्या है, उसके पास तो अच्छा प्रोटेक्टिव सूट भी नहीं है, क्या तुम अपना सूट उसको दे दोगे? नहीं ना, लड़ाई तो बराबरी की होनी चाहिए। काल फिर चुप हो जाता है और तब विक्टोरिया काल से पूछती है कि क्या अभी तक तुमने अपने भाई को नहीं देखा कहीं। काल जरा चौंक जाता है और कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैंने उसे ढूंढा तो बहुत था। खैर वो सब छोड़ो, पर आज इस बेंच की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर वो अपना अटैक शुरू करता है। यहाँ विक्टोरिया ने जो ढाल जॉन को दी थी उसमें उसने दादा की दी हुई वो लकड़ी लगा दी थी जो अब चमकने लगता है, यानी इस ढाल में अब शक्ति आ गई है। काल अपने बच्चे से जॉन पर हमला करता है लेकिन उस जादुई लकड़ी की ताकत से उसका बच्चा टूट जाता है। अब जॉन की समझ नहीं आता कि विक्टोरिया ने इसमें क्या मिला दिया है, मतलब उसने ये लकड़ी क्यों रखी हुई है, इसीलिए वो उसे मीटर के हवाले कर देता है। काल राजा से दूसरा बच्चा मांगता है। राजा भी नया बच्चा मंगवा लेता है, लेकिन अब काल को तो इसमें मैजिकल घोल भी लगाना है, तो वो कहता है कि इसी तरह मेरे कमरे में रखवाइए, मैं वहां से ले लूंगा। राजा कहता है कि पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ खड़े हो और बच्चा भी यहीं पर है, इसे उठाओ और जाओ लड़ो, कमरे में जाकर इसकी पूजा करोगे क्या। अब काल दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये बच्चा थोड़ा कमजोर लग रहा है, इसीलिए इसकी बजाय मैं तलवार से लड़ना चाहूंगा। असल में बचपन से तलवार चलाने में काल जॉन से ज्यादा माहिर था और हमेशा काल ही जीतता था, इसलिए काल इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगा। राजा भी मान जाता है और अब दोनों तलवार लिए खड़े होते हैं और हमेशा की तरह काल चीटिंग करके जीतना चाहता है और वो वहां पर खड़े एक आदमी का कपड़ा छीनकर जॉन पर फेंकता है, लेकिन जॉन उसकी हर चाल को बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से डिफेंड करके उसको हरा देता है। और यहाँ पर रिवील होता है एक
ट्विस्ट। शुरू से जब भी जॉन और काल के बीच तलवार की लड़ाई होती थी तो हमेशा काल जीतता था, लेकिन आज जॉन कैसे जीत गया? असल में दोस्तों जॉन जानबूझकर अपने छोटे भाई का दिल रखने के लिए खुद हार जाता था, लेकिन अब उसे याद नहीं है कि ये उसका छोटा भाई है, तो वो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करके जीत गया। फिर क्या था, विक्टोरिया भागकर जॉन को गले लगा लेती है। तब जॉन और काल का पिता यानी अलेक्जेंडर आ जाता है। राजा उसका स्वागत करता है। अलेक्जेंडर काल को देखकर कहता है, क्या हुआ, हार गए क्या? पर जॉन को देखकर वो बड़ा खुश होता है और कहता है, बेटा जॉन, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। विक्टोरिया के पेरेंट्स चौंक जाते हैं कि ये आपका बेटा है क्या, पर इसने तो हमें कुछ नहीं बताया। अलेक्जेंडर तो काल से पूछता है कि क्यों रे, तूने अपने भाई को नहीं पहचाना? तेरे मुंह में ताला लग गया था क्या? अरे तू तो बता सकता था ना कि तेरा भाई है। तब विक्टोरिया कहती है कि अरे कैसे बताता ये, मेमोरी लॉस वाला ये घोल तो उसी ने जॉन को दिया था और उसे जंगल में छोड़ दिया था। ये कहकर विक्टोरिया अलेक्जेंडर को मैजिकल घोल का टूटा हुआ बोतल दिखाती है। अलेक्जेंडर कहता है कि ये तो अंडरग्राउंड के सीक्रेट चैम्बर में था, ये काल को कैसे मिला? फिर तो काल की दमदार धुलाई करता है वो कि मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा क्रिमिनल निकलेगा, अपने भाई को ही मौत के घाट उतारने पे चला गया तू। दूसरी ओर जंगल में उस जादूगर को दिखाते हैं जो अपने पेड़ को नापता है। हाँ, अब ये ठीक हाइट का हो गया है, कहकर वो उस पेड़ को काटता है जो कि असल में एक मैजिकल पेड़ है। जादूगर उससे एक जादुई छड़ी बनाता है और कहता है कि अब मैं इस दुनिया वालों से बदला लूंगा। इसी दिन का इंतजार करते करते मुझे 100 साल से भी ज्यादा साल बीत गए। फिर वो दादा से कहता है कि तुम अंदर जाकर वो जादुई रस्सी लेकर आ जाओ। वो भी रस्सी लेने जाता है और वहां पर जो जॉन का वाइन बॉटल दिखता है जिसमें मेमोरी लॉस वाला घोल मिला हुआ है। इतने में जादूगर आ जाता है और कहता है, ये तो वाइन लग रहा है, थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। कहकर वो उसको पी लेता है। फिर क्या था, उसे भी वही कोयल की कूक, फूलों की सुगंध, हवा का हल्का झोंका, ये सब महसूस हो जाता है। मतलब इसकी भी मेमोरी गई। वो अपनी टोपी निकालकर दादा से कहता है कि गुड मॉर्निंग। इसके तुरंत बाद दादा के पैर पर बंधा चेन गायब हो जाता है। यही नहीं, जादूगर ने अब तक जिन लोगों को यहाँ पेड़ बना दिया था वो सभी वापस इंसान बन जाते हैं और सभी जंगल से बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ जॉन और विक्टोरिया जंगल आते हैं और दादा को अपनी शादी के लिए करते हैं इनवाइट। जॉन कहता है कि मेरी याददाश्त तो खो चुकी, लेकिन मुझसे प्यार करने वाली लड़की मिल गई थी मुझको। इस पर जादूगर कहता है कि बधाई हो बेटा। फिर वो दादा से पूछता है कि ये भला चंगा लड़का है कौन, आपका रिश्तेदार है क्या? अगले सीन में शादी की दावत को दिखाते हैं जहां जादूगर, दादा, मीटर, डोला और सारे मेहमान खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। जादूगर जॉन के परदादा की पेंटिंग को देखकर पूछता है, ये कौन है? अलेक्जेंडर कहता है कि ये तो वो शूरवीर थे जिसने जादूगर की जादुई छड़ी को तोड़ा और उसे जंगल में भगा दिया। जादूगर तो भूल चुका है कि वो खुद जादूगर है जिसे इनके परदादा ने जंगल में जाने पर मजबूर कर दिया था और यहाँ पर वो परदादा की खूब तारीफ कर रहा होता है। इतने सालों से जादूगर एकदम अकड़ू था, लेकिन सब कुछ भूल जाने के बाद वो एकदम खुश लगता है। काल और पकोस्टा को अरेस्ट कर लिया जाता है। मीटर और डोला एक हो गए हैं और जॉन और विक्टोरिया की भी शादी हो चुकी है। दोनों मिलकर दादा की दी भी उस लकड़ी को जमीन में गाड़ कर उस पर पानी डालते हैं। उसमें से एक छोटी सी कली निकलती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको ये कॉमेडी मिक्स्ड फैंटेसी एडवेंचर मूवी बहुत ही पसंद आई होगी और ये सीख भी मिली होगी कि जब इंसान पास्ट को भूल जाते हैं तो खुश रहते हैं, और तो और उन्हें कोयल की कूक, फूलों की सुगंध, हवा का हल्का झोंका, ये सारी मनमोहक एक्सपीरियंसेस होते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, कहीं आप भी ऐसे काम मत करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।